नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस वर्ड टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। हम लोग लगातार वीकली करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से प्रीलिम्स के लिए अपने करंट अफेयर को प्रिपेयर कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने पर बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, इसीलिए वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे परिवार के अभी सदस्य नहीं बने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर हम किन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर यहाँ चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बैड लोन। देखिए, बैड लोन और नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये लगातार न्यूज़ में था, अभी ये फिर से न्यूज़ में है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते क्या है, उसकी एक बेसिक डेफिनेशन तुम देखेंगे, लेकिन एनपीए को फर्दर कैटेगराइज कैसे किया जाता है इसको पूरा समझने का एक प्रयास यहाँ पर करेंगे। देन दूसरा टॉपिक है कस्टम्स एक्ट 1962। दरअसल इस एक्ट को 60 साल पूरे हो गए हैं, इसीलिए ये एक्ट न्यूज़ में था। ये एक्ट किन चीज़ों के लिए प्रोविजंस करता है, इस पर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। थर्ड जो हमारा टॉपिक है ये मल्टी ट्रांस फाइनेंसिंग फैसिलिटी। तो बेसिकली ये जो वर्ड है ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, ये फैसिलिटी है क्या, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से पूछा गया था, उसको भी देखेंगे ताकि हमें एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के जो है क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। देन इसके बाद रूरल मैन्युफैक्चरिंग, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डाटा एनालिसिस करेंगे, हम डाटा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह एक शिफ्ट जो है हमें दिखाई देता है अर्बन से रूरल की तरफ, समझने का प्रयास करेंगे। देन एंड में एक टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और कितनी तरह की विचारधाराएं दरअसल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को लेकर काम करती हैं मेजरली, उन पर हम बात करेंगे। तो आइए पहले टॉपिक के साथ एकदम उत्साह से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैड लोन्स या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये न्यूज़ में क्यों था? देखिए, अभी क्या है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये बताया कि बैंकों के द्वारा लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का जो बैड लोन है उसको रिटर्न ऑफ कर दिया गया है, अगर पिछले 5 फिस्कल ईयर्स की हम बात करें। यानी कि सीधी सी बात है, बैंकों का जितना भी लोन वो दे रहे हैं, ठीक है, उस पर उनको बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो एक तरीके से बैंक जो उधारी में पैसा देते हैं वो बैंक की संपत्ति है, करेक्ट। तो अगर बैंक की संपत्ति जो कि एक बैड लोन में कन्वर्ट हो गई है तो क्या उससे बैंक को कोई फायदा मिल रहा है? जी नहीं, लेकिन अपनी संपत्ति के ऊपर हमें टैक्स तो देना पड़ता है, राइट। तो इसीलिए बैंक क्या कर देते हैं, कुछ लोन्स को अपनी जो एसेट बुक्स होती है, आप कहें कि जो उनकी बेसिकली एक पूरी की पूरी शीट होती है, उससे डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, बोल देते हैं कि ये पैसा हमारा लॉस में चला गया। अब जो लॉस में चला जाता है उस पर तो प्रॉफिट होता नहीं है, तो उस पर टैक्स भी नहीं लगता, ये फ़ायदा जो है बैंकों को इसके जरिए मिलता है, राइट। थोड़ा सा देखिए, अगेन जो भी मैंने आपको भी बताया इसको और आसान करके समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता क्या है, पहले तो ये पता हो। कोई भी लोन या कोई भी उधारी जो बैंकों की तरफ से किसी इंडिविजुअल को, किसी कॉरपोरेशन को, किसी कंपनी को दी गई है, उस पर अगर 90 दिनों तक उसका इंटरेस्ट नहीं आता है या उसका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं आता है तो कहा जाता है कि वो एक एनपीए बन गया है, राइट। यानी कि एक 90 दिन तक अगर आपके पैसे के ऊपर ना इंटरेस्ट आ रहा है ना उसका प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है तो बेसिकली वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, यानी कि एक ऐसी संपत्ति है जो आपके लिए परफॉर्म नहीं कर रही है। अब देखिए, ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है इसको सब कैटेगराइज किया जाता है। जैसे एक तो होते हैं आपके स्टैंडर्ड एसेट जो कि बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने पैसा दिया, उस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है, प्रिंसिपल भी टाइम टू टाइम वापस मिल रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, अच्छे तरीके से चीज़ें चल रही है, दैट इज ए स्टैंडर्ड एसेट, राइट। देन हो जाता है सब स्टैंडर्ड एसेट। अगर ये स्टैंडर्ड एसेट पे चीज़ें ठीक तरीके से काम नहीं कर रही और इस बात की बस शुरुआत हुई है तो सब स्टैंडर्ड एसेट हो जाता है। फिर टाइम के बाद लगने लगता है कि ना इस पर इंटरेस्ट आना है और ना इसका प्रिंसिपल अमाउंट शायद ढंग से मिलेगा, तो डाउटफुल एसेट बन गया। वी डोंट नो कि अब इस जो है संपत्ति की तकदीर क्या होगी, राइट। तो देखिए, इसके बाद हो जाता है लॉस एसेट। जब हमें बिल्कुल कंफर्म हो गया इस पर कुछ नहीं मिलना, ठीक है, तो लॉस एसेट हो जाता है। अब देखिए,
हर किसी को अपनी एक लेट मी जस्ट सिलेक्ट द पेन, हर किसी को अपनी एक बैलेंस शीट को मेंटेन करना होता है, राइट। बैलेंस शीट के अंदर जितना भी हमें फ़ायदा होता है, राइट, जो भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है, जो भी हमारी इनकम हो रही है, उस पर बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, सरकार को एक, आप मानकर चलिए, टैक्स देना पड़ता है, राइट। तो देखिए बैंक की भी क्या है, एक बैलेंस शीट है, जिसमें यहाँ पर बैंक के क्या है, एसेट लिखे हुए हैं, यहाँ पे उसकी लायबिलिटी लिखी हुई है। एसेट मतलब बैंक की संपत्ति जिस पर उसको आमदनी होती है, जिस पर उसको इनकम होती है। अब जो हमें इनकम होती है, जैसे किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को अगर कहीं पे वो जॉब करता है तो उसकी सैलरी मिलती है, अगर उसकी सैलरी टैक्स की स्लैब में आती है तो सरकार को टैक्स देना पड़ता है ना। इसी तरीके से बैंक को भी ये जो एसेट है, इसकी इनकम पर जो हो रहा है उस पर टैक्स देना पड़ता है, राइट। लेकिन अब ये जो एसेट है, इसके अंदर कुछ लोन ऐसे हैं जिन पर बेसिकली ना तो इंटरेस्ट मिल रहा है और ना ही उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो मिल रहा है। तो देखा जाए तो बैंक को इससे कोई आमदनी तो हो नहीं रही, लेकिन वो बैंक के एसेट वाली साइड में लिखा हुआ है, तो इसीलिए टैक्स बैंक को देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक ने 100 करोड़ जो है लोन में दिया हुआ है, तो उस 100 करोड़ में से मान के चलिए 25 करोड़ पैसा बैंक का फंस चुका है, उस पर उसको कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन जब टैक्स के लिए एसेट चेक होगा कि बैंक के पास कितना है, तो 100 करोड़ पे ही होगा, तो 25 करोड़ लेकिन बैंक को नहीं कुछ भी फ़ायदा दे रहा। तो एक टाइम पे बैंक क्या करेगा, ट्राई करेगा कि भाई किसी तरह पैसा वापस मिल जाए। उसके बाद बैंक क्या करेगा, अपनी इस बैलेंस शीट की एंट्री में से उसको क्या है, राइट ऑफ कर देगा, यानी कि उसको डिलीट कर देगा कि भाई ये हमारा एसेट है ही नहीं। लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि बैंक उस पैसे को छोड़ देगा, बैंक रिकवरी के पूरे प्रयास करता रहेगा, जो तरीके हैं सब आजमाए जाएंगे। बस वो बेसिकली एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप कह सकते हैं एक कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से रिटर्न ऑफ कर दिया गया है। क्लियर। अब देखिए, अब ये जो लोन और एडवांस है जो किसी बैंक के द्वारा या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए गए हैं, वो क्या है, उसके लिए एसेट है। अब ये सिर्फ दो तरह का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड एसेट, मैंने बताया जो बढ़िया काम कर रहा है, एक आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड एसेट में भी एक होता है रेगुलर जिस पे टाइम टू टाइम आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, टाइम पे आपका प्राइमरी अमाउंट भी वापस हो रहा है, कोई डिले नहीं चल रहा। एक हो जाता है स्ट्रेस में क्या है, 1 से 90 दिनों तक का डिले हो जाता है। अब इसको फर्दर SMA 0, SMA 1, SMA 2 में जो है आरबीआई ने एक गाइडलाइन के जरिए बांटने की बात कही थी। SMA 0 में अगर 1 से 30 दिन का डिले है, SMA 1 में अगर 31 से 60 दिन का डिले है, और SMA 2 में यदि 61 से 90 दिनों का डिले है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेस एसेट था। अब जो एसेट आपके क्या है, बेसिकली इधर चले गए हैं, सब स्टैंडर्ड से इधर की तरफ चले गए। इनमें क्या है, बेसिकली एक हो जाते हैं आपके सब स्टैंडर्ड एसेट। यदि कोई एनपीए 12 महीने तक रह जाता है तो सब स्टैंडर्ड है। डाउटफुल, अगर वो एनपीए आपका 12 महीने से ज़्यादा चला जाता है। और लॉस एसेट, जब हम ये कह देते हैं वो नॉन रिकवरेबल है, उसको भाई रिकवरी करना मुश्किल हो जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड सी डेफिनेशन है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आम बोलचाल की भाषा में जब हम शब्द यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि एनपीए वो लोन होते हैं जिन पर कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट या प्रिंसिपल जो है ओवर ड्यू है फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज, 90 दिनों तक चलेगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि बैंक ये राइट ऑफ क्यों कर देते हैं, जो मैंने आपको बताया। भाई देखिए, राइटिंग ऑफ लोन का मतलब क्या है, अब वो हमारे एसेट के रूप में अकाउंट नहीं होगा। इससे क्या होगा कि बैंक की जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसको क्या है, एसेट साइड से हटा के हम लॉस जो है कैटेगराइज कर देते हैं। लेकिन बैंक एफर्ट पूरे करते रहता है उसकी रिकवरी के लिए, करेक्ट है। तो ये टॉपिक हमें क्लियर हो गया। आइए चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। यहाँ पर बेसिकली क्या, जो कस्टम्स एक्ट है हमारा 1962 वाला, उसको देखिए 60 साल पूरे हो गए हैं। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की तरफ से प्रेस जो हमारा रिलीज है एक किया गया था पीआईबी पर, ठीक है। तो सीबीआईसी सेलिब्रेट्स कंप्लीशन ऑफ 60 इयर्स ऑफ कस्टम एक्ट। सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी, ठीक है। यहाँ पे एक पिक्चर आप देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा, जिनको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक है।
अब देखिए इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। कस्टम्स आपके कब लगते हैं? देखिए कस्टम्स ड्यूटी आपकी तब लगती है जब किसी गुड्स या सर्विस का आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। देश के बाहर अगर कोई चीज़ जारी है या देश के बाहर से कोई चीज़ आ रही है व्यापार के माध्यम से, तो वहाँ ये कस्टम वर्ड जनरली यूज़ होता है। तो इसका मतलब जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स है उनको रेगुलेट करने के लिए एक्ट आया था। एकदम करेक्ट बात है। तो देखिए ये क्या करता है एक्ट बेसिकली, ये हमारा जो डोमेस्टिक ट्रेड है उसको सेफगार्ड करता है। ठीक है, ये लीगल प्रोविजंस हैं जो अदर लॉज के उनके साथ कोऑर्डिनेशन करता है, जैसे कि फॉरेन ट्रेड एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है बच सके। देखिए जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, बाहर से कोई चीज़ खरीदते हैं, तो हमें जो है फॉरेन करेंसी में भुगतान करना पड़ता है। अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट उसके मुकाबले कम रहे तो आप फॉरेन करेंसी बाहर देकर सामान खरीद तो ज़्यादा रहे हैं, लेकिन फॉरेन करेंसी आपके पास सामान बेचकर आ नहीं रही। तो एक टाइम पर आपके सामने क्या फॉरेक्स रिजर्व का एक क्राइसिस हो जाता है, जो इंडिया ने 90s में झेला भी था। ठीक है, तो इम्पोर्ट हम उतने ही करें जितना हम अपना एक फॉरेन एक्सचेंज को बैलेंस करके रखें, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। फिर इंडिया की जो अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अनफेयर कंपटीशन ना झेलना पड़े बाहर के ट्रेड से, उसको भी लेकर ये प्रोटेक्ट करता है। कैसे अनफेयर कंपटीशन झेलना पड़ता है इंटरनेशनल ट्रेड में, वो मैं आपको 2 एग्जाम्पल से समझाऊंगी आगे चल के। वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर गुड्स वगैरह की स्मगलिंग हो रही है ना, तो उन सब के लिए भी ध्यान रखा जाता है। गुड्स को अगर डंप किया जा रहा है तो इसको भी यहाँ पर देखा जाता है। गुड्स को डंप करने का मतलब क्या है कि कोई कंट्री आपकी कंट्री की डोमेस्टिक मार्केट को पूरा ख़त्म करने के लिए इतने सस्ते गुड्स या सर्विसेज दे रही है कि बेसिकली एक तरह से क्या है, डंप कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है जब बाहर से इतना सस्ता कुछ मिल रहा हो, है ना, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और रिफाइन वे भी इसको हम समझेंगे। करेक्ट है। अब देखिए कस्टम ड्यूटी होती क्या है, मैंने क्या बताया, जो भी टैक्स इम्पोज होता है उन गुड्स पर जो बेसिकली इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस हो रहा है। ठीक है, और कस्टम ड्यूटी को डिफाइन किया गया है इसी कस्टम एक्ट 1962 में, जिसको हम पढ़ रहे हैं। इसका देखने वाली एक अथॉरिटी कौन है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है। ठीक है, गवर्नमेंट ये कस्टम ड्यूटीज़ जो लगाती है अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लगाती हैं, डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको सेफ करने के लिए लगाती हैं, है ना, और मूवमेंट ऑफ गुड्स को रेगुलेट करने के लिए लगाती है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। अगर हम बात करें कस्टम ड्यूटीज़ के टाइप्स की, तो 2 मेन टाइप होते हैं। फर्स्ट इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी CVD, और दूसरा इज एंटी डंपिंग ड्यूटी CDD। राइट, तो बाकी तो ठीक है, स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी, प्रोटेक्टिव, सेफ गार्ड, ये भी है। ये 2 जो हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, अब इनको थोड़ा सा समझते हैं। मैंने बात की थी ना कि आपकी कंट्री के अंदर अगर कोई सामान डंप हो रहा है तो भी जो है गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर। अब एक सिनेरियो की बात करते हैं। मान लीजिए चीन के अंदर एक स्टील को प्रोडक्शन करने की जो कॉस्ट पड़ रही है वो 100 जो है रुपीस पड़ रही है। हम रुपीस में बात करेंगे, आसान हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो एक स्टील है बेसिकली उसको प्रोडक्शन करने की जो कीमत है वो मान लीजिए 95 रुपीज़ से 110 रुपीज़ के बीच में पड़ रही है। करेक्ट। अब चीन क्या करता है, चीन अपने मार्केट में तो 100 रुपये, देखिए कॉस्ट अगर आपकी आ रही है तो उसके हिसाब से कुछ बेच रहा होगा। 100 रुपये तो कॉस्ट ही आ रही है स्टील बनाने की, तो 105 110 कुछ बेच रहा होगा। लेकिन चीन क्या करे, भारत के अंदर इसको स्टील को क्या है एक्सपोर्ट करे, और बेसिकली ये कितने का बेचे, यहाँ पर मान लीजिए 80 रुपये का, 80 रुपये का। यानी कि एक तरीके से जितनी प्रोडक्शन की कीमत आ रही है उससे भी कम में सामान बेचा जा रहा है आपके यहाँ। ठीक है, और इंडिया में तो देखिए प्रोडक्शन 95 से 110 है, तो इससे नीचे कोई कैसे बेचे। तो चीन के द्वारा इंडिया के अंदर स्टील को क्या है डंप किया जा रहा है। इससे धीरे धीरे क्या होगा, इंडिया की स्टील को कोई नहीं खरीदेगा और पूरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग करती है वो बर्बाद हो जाएगी। इसको रोकना ज़रूरी है। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कहेगी दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, हम आते हैं, हम इस पर एक एंटी डंपिंग ड्यूटी
लगा दे रहे हैं, जो कि है मान के चलिए 40 रुपए की। तो अब चीन की स्टील यहाँ कितने में बिकेगी? 120 में। अब 120 और 95, 110 का एक फेयर कंपटीशन हो सकता है, करेक्ट। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी तब आती है जब कोई दूसरी कंट्री आपके यहाँ सामान को एकदम डंप ही करना शुरू कर दे, अपनी कंट्री में जितनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आ रही है उससे भी सस्ता बेचना शुरू कर दे, तो उसको रोकने के लिए आप जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं, राइट। अब दूसरा आता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अब भाई ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है? यहाँ कॉन्सेप्ट आ जाता है सब्सिडी का, ठीक है, सब्सिडी का। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि इंडिया के अंदर जो है स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है भाई, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कुछ इंडिया में बिक रहे हैं, कुछ बाहर बिक रहे हैं, इंडिया एक्सपोर्ट भी कर रहा है। चीन में भी स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बट चीन की सरकार क्या करती है, उन स्मार्टफोन को, ठीक है, बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए उस पर एक सब्सिडी देती है, ठीक है। और ये जो सब्सिडी है ये इसको हम बोल लेंगे एक्सपोर्ट सब्सिडी, ताकि आप दूसरे देश में सामान को सस्ता एक्सपोर्ट कर सको, जिससे आपके एक्सपोर्ट्स का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाए, तो वहाँ की सरकार जो है एक्सपोर्टर्स को अपने एक सब्सिडी देने लगती है, दैट इज एक्सपोर्ट सब्सिडी। अब इससे भी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे एक फ़र्क पड़ेगा, करेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी देश के किसानों के यहाँ गेहूँ होते हैं, उन किसानों को एक एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जाने लगी गेहूँ पे, और वो गेहूँ फिर इंडिया में जो है आने लगे। इंडिया में अपने आप गेहूँ बहुत होते हैं, लेकिन इंडिया के गेहूँ थोड़े महंगे दिखते हैं कंपैरेटिवली उस गेहूँ के या उस वीट के जो एक्सपोर्ट सब्सिडी के बाद अपना रेट दिखाता है। तो यहाँ के किसानों का गेहूँ कोई नहीं खरीदेगा। मार्केट तो भाई डिमांड एंड सप्लाई के खेल पे चलता है, जिधर सस्ता और अच्छा मिल रहा है उधर लोग लेते हैं। तो बाहर वाला जो गेहूँ एक्सपोर्ट सब्सिडी के साथ आ रहा है उसको लोग खरीदेंगे, आपके यहाँ के किसान हो जाएंगे बर्बाद, करेक्ट। अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकती है, करेक्ट है। तो ये बेसिकली दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अगर हम कस्टम ड्यूटी की बात करें तो। क्लियर है? क्लियर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं, मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग फैसिलिटी। तो पहले देखते हैं अगर इस तरह की कोई न्यूज़ आती है तो किस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछा 2022 में कि हाल ही में रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है ना, ये कुछ हमने लैंडिंग से रिलेटेड प्रोविजंस देखे थे, किससे संबंधित थे ये, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव या वर्ल्ड बैंक से। अब आपको पता होना चाहिए था भाई ये जो दो टर्म हैं ये बेसिकली किस इंस्टीट्यूशनल बॉडी के तहत जो है चल रही थी। तो फिर फॉर एग्जांपल अब हमने क्या पढ़ा, मल्टी ट्रेंच फाइनेंसिंग फैसिलिटी। अगेन ये क्वेश्चन आ सकता है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो देखिए ये रिलेटेड है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, एडीबी। तो देखिए ये क्या है, जब भी लॉन्ग टर्म की पार्टनरशिप करनी हो ना एडीबी बैंक को अपनी किसी क्लाइंट कंट्री के साथ, तो वो इस तरह से एक फैसिलिटी अपने पास रखते हैं। मान के चलते हैं, देखो बैंक क्या करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या काम है भाई, जो ये क्षेत्र है इसके अंदर गरीबी को हटाने के लिए, सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लाने के लिए हम काम करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भारत, इन कंट्रीज़ को लोन देंगे, ठीक है। वो बेसिकली उस पैसे से अपने यहाँ काम करेगी। लेकिन मान लीजिए लोन या पैसा या जो अनुदान है, वो जो सहायता है, वो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए जो बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल पूरा का पूरा रेलवे नेटवर्क बिछाना है, पूरी की पूरी रोड कंस्ट्रक्शन करनी है, और मतलब बहुत बड़े अमाउंट पे, बहुत बड़े स्केल पे, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर कुछ करना है तो हमने एक तरीका दिया, उस तरीके का हमने एक नाम दे दिया ताकि उसको दूसरे वाले लोन से डिफरेंट जो है समझा जा सके। उसका नाम देते हैं मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग फैसिलिटी, MFF, ठीक है। तो देखिए ये फंड देती है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को जिनको ज़रूरत होती है एक लंबे कमिटमेंट की, है ना, जबकि टिपिकल एडीपी इन्वेस्टमेंट जो लोन देती है उससे अलग, जैसे वाइड रेंज का रोड नेटवर्क बनाना है या कोई एनर्जी प्रोग्राम चलाना है,
ठीक है, ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को भी क्या है, फिनेंस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इन अ सेक्टर और इन अ वेरियस सेक्टर। अगर किसी एक ही सेक्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल एनर्जी सेक्टर के अंदर आप क्या है, सोलर एनर्जी पे भी काम कर रहे हो, विंड एनर्जी पे भी काम कर रहे हो, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे भी काम कर रहे हो, तो उनको भी फैसिलिटी मिल सकती है। या फिर डिफरेंट सेक्टर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल रोड्स का क्रिएशन भी करना है, सोलर पावर पैनल्स भी लगाने हैं, तो भी हेल्प हो जाती है। सिर्फ इतना कीवर्ड ध्यान रखिएगा, लॉन्गर टर्म के लिए, है ना, मोर कॉम्प्लेक्सेस चीज़ों के लिए अगर कमिटमेंट बैंक की तरफ से दी जा रही है तो बेसिकली इसको एक नाम दिया गया है, दैट इज MMF। करेक्ट है। अब EDB के बारे में बात करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो देखिए 31 मेंबर से इसकी शुरुआत हुई थी 1966 में, ठीक है। अब जाके इसमें टोटल कितने मेंबर हो गए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की वेबसाइट के अकॉर्डिंग इसमें 68 मेंबर हो गए हैं, वहीं से मैंने डाटा लिया है, ठीक है। जिसमें से 49 मेंबर्स जो हैं वो एशिया पैसिफिक रीजन से हैं, बाकी के क्या हैं, आउटसाइड से हैं, ठीक है। यहाँ पे एक तरीका बताया कि ADB की जो कमिटमेंट है वो किस रीजन में सबसे ज़्यादा है। रेड कलर से साउथ एशिया दिख रहा है, साउथ एशिया में ADB की कमिटमेंट सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है। इसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा कमिटमेंट है, एंड देन उसके बराबर ही सेंट्रल और वेस्ट एशिया में है। तो एक नाम तो कॉमन आ रहा है, एशिया, है ना, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, तो इस रीजन में ADB ज़्यादा जो है काम कर रहा है। करेक्ट। इसकी कमिटमेंट क्या है कि भाई एक इंक्लूसिव, रिजिलियंट और सस्टेनेबल एशियन पैसिफिक हमें बनाना है। एक्सट्रीम पॉवर्टी को हमने क्या है, ख़त्म करना है, ठीक है। ये बेसिकली एजेंडा लेके चल रहा है। अब ADB के द्वारा हेल्प की जाती है, राइट। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोन, ग्रांट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, टेक्निकल असिस्टेंस, कुछ ट्रेड एंड सप्लाई चेन फाइनेंस, कुछ माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम कमिटमेंट्स इनके द्वारा चलते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ हेल्प, या आप कह सकते हो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ जो थिंग्स हैं जो कंट्री मेंबर कंट्रीज़ को हेल्प करने के लिए दी जाती है। अब देखो प्रोजेक्ट्स और टेक्निकल असिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसको मिल रही है, तो देखो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा मिल रही है ना, और उसके बाद मिल रही है चीन को, ठीक है। अगर बात करें ट्रेड और सप्लाई चेन फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस में किसको सबसे ज़्यादा हेल्प मिल रही है, तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मिल रही है। इसके बाद वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका और उज्बेकिस्तान का नाम आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डाटा को देख के हमने समझा कि किस तरह की हेल्प हो रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आता है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आंसर आप दीजिएगा जब मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन दिखाऊंगी। यहाँ तक करेक्ट है भाई? कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे देना, वीडियो लाइक कर देना। बार बार इसलिए बोल रही हूँ, आप लोग भूल जाते हैं। खैर आइए 4 टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रूरल मैन्युफैक्चरिंग। अभी क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल आया था, ठीक है। ये था आपका 14 दिसंबर का, जिसमें बताया गया था कि जो रूरल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें एक राइज देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने बताया इस बात के बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं कि एक ट्रेंड चल रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना इंडिया का, वो दरअसल शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ शिफ्ट कर रहा है। बड़े शहरों से छोटे टाउन्स में या जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। थोड़ा सा और देख लेते हैं किस तरह का डाटा हमें देखने को मिला। अगर हम बात करें कि देखिए ग्रामीण एरिया में फैक्ट्रीज का कितना है, 42% है, और फिक्स्ड कैपिटल का कितना है, 62% है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द फिक्स्ड कैपिटल, राइट। देखिए इस तरह का कुछ फिजिकल या रियल चीज़ जो प्रोडक्शन करने में एक बार में ख़त्म नहीं हो जाती, उसको आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मशीन्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्नोलॉजी। अब कोई मशीन या कोई टेक्नोलॉजी एक बार बिस्किट बना के ख़त्म तो नहीं हो जाती, एक बार कार का प्रोडक्शन करके ख़त्म तो नहीं हो जाती, उसको आप मल्टीपल टाइम यूज़ करते हो। तो इस तरह का कोई फिजिकल रियल चीज़ जो प्रोडक्शन में एक बार में कंज्यूम ना हो जाए, उसको आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सको, डैट इज़ योर फिक्स्ड कैपिटल, पूंजी, ठीक है। दिस इज़ योर स्थिर पूंजी, है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो देखो 62% फिक्स्ड कैपिटल गाँव के साइड में दिखाई देता है। अगर हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्रों की कंपनियां हैं वो एग्जैक्टली हाफ कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 44% जो लोग हैं उनको काम मिला हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन अगर टोटल वेज की बात करें तो 41% शेयर है। अगर 44% लोग 41% जो है वेज ले रहे हैं, इसका मतलब वेज यहाँ पे पक्का क्या है, लो है, कम है ना। अब इसके अलावा देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं
वो जो शिफ्ट कर रही है ना, वो जानबूझ के कर रही है, वो सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा कर रही है। क्यों कर रही है? देखो, किसी भी कंपनी को सस्टेन करने के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली बात तो ज़मीन चाहिए जिस पे वो अपनी कंपनी खड़ी कर सके, ज़मीन और नेचुरल रिसोर्सेज, पानी चाहिए, राइट, कुछ मिनरल्स, रसायन वगैरह चाहिए अगर वो कुछ ऐसा काम करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ चाहिए? वहाँ काम करने वाले लोग चाहिए। अब उन मजदूरों को मजदूरी भी देनी पड़ती है, वो जो ज़मीन है उसका एक किराया देना पड़ता है, राइट। तीसरी चीज़ क्या चाहिए? कैपिटल, पूंजी चाहिए, करेक्ट, पूंजी को भी बैंक से उठाना पड़ता है। चौथी चीज़ चाहिए उद्यमशीलता चाहिए, उतना दिमाग हो, उतनी ये कैपेबिलिटी, उतनी एक लीडरशिप हो कि इन सारे फैक्टर्स को एक साथ डाल के कैसे कम इनपुट दे के ज़्यादा आउटपुट निकाली जा सकती है और प्रॉफिट इस वाले प्रोसेस में मिल जाता है। अब इन तीनों फैक्टर की कॉस्ट आपको अदा करनी पड़ रही है। लैंड का रेंट देना पड़ता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, मजदूरों को मजदूरी देनी पड़ती है। इन तीनों में से जिसकी कॉस्ट कंपनी को कम पड़ जाए, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अगर कहीं पे मजदूरों की मजदूरी कम देनी पड़ रही है तो कंपनी के लिए फ़ायदा है कि नहीं? तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो मजदूरों की मजदूरी कम है, दूसरा अनस्किल्ड लेबर बहुत आसानी से मिल जाती है, तीसरा अभी यूनियंस वगैरह जो है इतनी डेवलप नहीं हुई तो मजदूर आपस में संगठित भी नहीं है, कंपनी के सामने अपनी मांगे रख के हो हल्ला भी नहीं करते। शहरों में एक जागरूकता आ गई है, मजदूर अपनी मांगों को जस्टिफाई तरीके से मनवाने का प्रयास करता है, तो बिग कंपनीज को फ़ायदा लगता है ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जाने में। इसी की वजह से ये जो शिफ्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो देखो क्या कह रहे हैं भाई, ये जो शिफ्ट है ये दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है लेस स्किल्ड, लेस यूनियनाइज्ड और लेस कॉस्टली रूरल लेबर, उसका फ़ायदा उठाने के लिए। अब थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं। देखो कितने लोग जो है एम्प्लॉयड हैं, इसकी अगर हम बात करें दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 की, तो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं और ये 20 से 21 में जो है बढ़ा भी है। ठीक है, अगर बात करें सर्विस सेक्टर में, देखो सर्विस सेक्टर मोर स्किल्ड लोगों की यहाँ ज़रूरत होती है, करेक्ट। तो देखो ग्रामीण क्षेत्रों में कम है और शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है, और एक शिफ्ट भी दिखाई देता है। देखिए 68 से 65 हुए हैं सर्विस सेक्टर में जो लोग एम्प्लॉयड है, जबकि शहरों में 82.3 से 82.92 थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में इतना और अर्बन में इतना ऑलमोस्ट सेम ही है। ओवरऑल एम्प्लॉय लोगों की अगर बात करें तो देखिए ओवरऑल वर्कफोर्स जो है 19 के बजाय 20 के बजाय 21 में क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हमने डाटा देखा जो ये बता रहा है कि ग्रामीण जो है रियल एस्टेट में और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ज़्यादा लोग जो है एम्प्लॉय हैं, लेकिन रूरल जो सर्विस सेक्टर है वो एक रिडक्शन देख रहा है एम्प्लॉयमेंट में, जो हमें डाटा ने भी बताया है। क्लियर? चलिए अब हम पहुंचते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक पर। आइए चलिए, क्या है टॉपिक हमारा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमी कीवर्ड करके एक एक्चुअली क्या है पूरा का पूरा सेक्शन आता है न्यूज़पेपर में। तो जब भी उसमें कोई कीवर्ड ऐसा इंपॉर्टेंट आएगा हम उसको अपनी क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको अभी बताया कि अगर प्रोडक्शन करना है, आपको कोई भी कंपनी लगा के, कोई भी यूनिट लगा के, कोई भी इंडस्ट्री लगा के, कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन स्टार्ट करना है या कोई सर्विस जो है आपको स्टार्ट करनी है, तो यू नीड सर्टेन फैक्टर्स। आपको कुछ चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए शुरुआत करने के लिए, वो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी एक आर्टिकल में लैंड, लेबर और कैपिटल, इनको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बताया गया था किसी भी अर्थव्यवस्था के। इसके अलावा जो समय है और एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी काम करती है। सब चीज़ें हो, उद्यमशीलता ही ना हो कैसे काम चलेगा? सब चीज़ें हो, उद्यमशीलता भी हो, लेकिन टाइम ही ना मिले, है ना, धीरे धीरे ही तो चीज़ें बढ़ेंगी, तो भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ज़रूरी होती हैं। तो क्या क्या है प्रोडक्शन के फैक्टर? तो देखिए ये वो बेसिक इनपुट हैं जो प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी हैं फाइनल कंज्यूमर्स के लिए, जब आप गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करते हो। ठीक है, ये एब्सोल्युटली नेसेसरी होते हैं। ठीक है, अब देखो जो अलग अलग आप कह सकते हैं अर्थशास्त्रियों के व्यूज़ हैं इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक जो है वो मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट होते हैं,
वो क्या कहते हैं कि ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, उत्पादन के जो ये साधन हैं, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इन पर पूरा का पूरा एक अधिकार जो है स्टेट का, राज्य का होना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं जो उत्पादन के साधनों पर अधिकार रखेगा वही पावर में रहता है, और अगर आप प्राइवेट लोगों को इसका जो है अधिकार दे दोगे तो कल को मजदूर लोग परेशान होंगे। तो कहते हैं राज्य के पास जो है इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए। ये फिलॉसफी ये कहती है, और ये फिलॉसफी हमें कहाँ देखने को मिली थी, जैसे सोवियत यूनियन में, कि भाई एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक्स जो है होनी चाहिए। पूरी अर्थव्यवस्था आपकी जो है एक टॉप लेवल पे प्लान की जाए, जो प्रोडक्शन के साधन है उन पे सरकार का कंट्रोल हो, और उसी तरीके से सारी चीज़ें हो। यहाँ पे फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पे रेगुलेटेड मार्केट का कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार को ये लगता है कि भाई जो है हमें बेसिकली ये वाली जो कंपनी है इससे इतनी प्रोडक्शन करनी है, ये वाली कंपनी इससे ये बनाना है, ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारे जो है इस अधिकार में रहेगी, तो हर चीज़ यहाँ पे सरकार रेगुलेट करके चल रही है। यहाँ पे कीमतें वो होंगी जो सरकार निर्धारित करेगी, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप भी गाड़ी बना रहे हो, मैं भी गाड़ी बना रही हूँ, कोई और भी गाड़ी बना रहा है, जिसकी गाड़ी जितनी अच्छी है उसकी कीमतें ऊपर होंगी, जितना कंज्यूमर चाहेगा उतने पे खरीद लेगा। फ्री फोर्स जो है मार्केट की, इनविजिबल हैंड ऑफ जो मार्केट के होते हैं वो कीमतें यहाँ पे डिसाइड नहीं करते, यहाँ पे कीमतें रेगुलेटेड रहती हैं। करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप जो है वो नहीं होती, क्योंकि माना जाता है कि लेबर का एक्सप्लॉयटेशन उसकी वजह से होता है, ठीक है। और ये जो इतनी कीमती चीज़ें हैं इनका मिसमैनेजमेंट भी होता है। स्टेट अगर प्लान करेगी तो इन सारी प्रॉब्लम से ओवरकम हो जाएगी और एक इकोनॉमिक प्लान जो है बना पाएगी। शुरू में भारत भी थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था। हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन आते थे, हम 5-5 सालों का प्लान जो है क्रिएट करता था, और 90s से पहले तो बहुत सारी कंपनीज की ओनरशिप सरकार के ही हाथ में थी। लाइसेंस कोटा वाला हम पढ़ते हैं ना। फिर जब हमने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, चीज़ों को थोड़ा सा लिबरल किया, फिर हमने जो है प्रोडक्शन के साधन छोड़ दिए, अलग अलग कंपनीज मार्केट में आई, उन्होंने जो है प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है। चलिए, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दूसरे लोग हैं जो फ्री मार्केट को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं भाई प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि देखो जो बेसिकली प्राइवेट ओनरशिप है ना, वो क्या करेगी, रिसोर्स ओनर को इंसेंटिव देगी, ठीक है, मोस्ट एफिशिएंटली। इससे क्या होगा, एक तो जो इतनी कीमती ये रिसोर्सेज हैं इनका वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट ओनर इनका बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करेगा और छोटी सी मात्रा में चीज़ यूज़ करके ज़्यादा लाने की कोशिश करेगा ताकि उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो। सरकारी कंपनियों को देखो, प्रॉफिट से मतलब तो है नहीं, उनको सरकार की तरफ से बंधी बंधाई तनख्वाह मिलती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के मालिक को पता है जितना प्रॉफिट होगा मुझे उतना फ़ायदा होगा। तो वो एक तो वेस्टेज कम करना चाहता है, एक वो क्या करता है, लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहता है। तो फ्री मार्केट के सपोर्ट करने वाले कहते हैं कि इससे चीज़ें बहुत बेटर तरीके से यूटिलाइज होती हैं, ठीक है। जैसे यूनाइटेड स्टेट का आप एग्जाम्पल लो तो ज़्यादातर चीज़ें वहाँ पे प्राइवेट ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन की जाती हैं। दोनों ही क्या है, पोल अपार्ट कॉन्सेप्ट है, एक साउथ की बात करता है, एक नॉर्थ की बात करता है। लेकिन मेरा हमेशा लाइफ में ये मानना है, मध्यम मार्ग इज अ उत्तम मार्ग, है ना। बुद्ध कह गए थे कि मध्यम मार्ग जो है जीवन जीने का सही रास्ता है। भारत ने उसी कॉन्सेप्ट को अपनाया। हमने कहा ना तो स्टेट ओन्ड वाला मामला और ना ही एकदम फ्री मामला, हम क्या करेंगे, मिक्स्ड वाले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। इसीलिए इंडिया की इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी पहले कहा जाता था, हालांकि अब तो हम भी मार्केट की तरफ पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता था, अधिकतर चीज़ों को प्राइवेट हैंड्स में छोड़ दिया जाता था, बट कुछ सर्टेन स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस की जो चीज़ें होती थी या लोगों को सोशल और इकोनॉमिकल एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सरकार के हाथ में रखा जाता था। जैसे भाई अभी भी हमारे यहाँ पीने का पानी है ना, ठीक है, बिस्लरी भी मिलती है, लेकिन सरकार की ही एक ड्यूटी होती है ना, नगर पालिका वगैरह की ड्यूटी होती है, करेक्ट। एलपीजी वगैरह जो है सरकार काफ़ी हद तक चीज़ों को देखती है, ऑयल वगैरह सरकार काफ़ी हद तक चीज़ों को देखती है, ठीक है। कुछ स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं जैसे एटॉमिक एनर्जी, तो सरकार का उस पर एक नियंत्रण रहता है, करेक्ट। तो भारत में कुछ इस तरीके से एक मध्यम मार्ग पर चीज़ें चलती हैं।
तो अब हमें क्या याद रखना है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को याद रखना है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। लैंड, कोई भी नेचुरल रिसोर्स, देखिए लैंड का मतलब सिर्फ ज़मीन नहीं, कोई भी नेचुरल रिसोर्स, ये ज़मीन भी हो सकती है, पानी भी चाहिए, है ना। कल को अगर आपको लोहा बनाना है तो उसके लिए आपको जो है उसकी मिनरल्स वगैरह चाहिए, ठीक है, तो सारी चीज़ें। फिर लेबर चाहिए होती है, जो ह्यूमन अपना एक पूरा का पूरा एफर्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। कैपिटल चाहिए, कैपिटल में पहली बात तो पैसा ही, पूंजी, फिर मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग्स, टेक्नोलॉजी, है ना, आपकी पूंजी की बात यहाँ पे हो रही है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप, इनको कंबाइन करके नए तरीके से जो प्रॉफिट जनरेट कर सके, जो प्रोडक्शन कर सके। क्लियर है? अब देखिए, अब आ जाते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। 5 टॉपिक थे, पांचों क्लियर कर लिए, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर की, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, प्लीज़ फीडबैक दे दीजिएगा। करेक्ट है? अब देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, प्रीलिम्स में यूपीएससी ने पूछा हुआ था, तो इसका अब आंसर आपने देना है कि जो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है, ये किस कंटेक्स्ट में हम पढ़ रहे थे। इधर हिंदी में भी दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे तो खैर आंसर ही दिया हुआ है, आंसर देख मत लिया करो यार आप लोग। चलिए, फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की गई है, लैंड, लेबर, रेवेन्यू, कैपिटल। अगर अच्छे से पढ़ा है 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसका भी आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ अपने आंसर ज़रूर दीजिएगा। और स्टे ट्यून टू द सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। इसी तरीके से चीज़ों को समझते हुए मेहनत करते हुए चलेंगे, एग्ज़ाम हमारा क्रैक ज़रूर हो जाएगा, ये विश्वास रखेंगे, ठीक है। बहुत जल्द मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।